स्टाफ के साथ किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, क्या ये तमाम चीज़ें सिर्फ कागज़ों तक सीमित हैं, नीतियों तक सीमित हैं, ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है? और अगर हो रहा है तो कर्मचारियों के पास क्या अधिकार हो सकता है, और ओवरऑल इस कल्चर को हम कैसे सुधार सकते हैं? इन्हीं पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान आज होंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। छोटी सी रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, मामला समझ लीजिए, फिर चर्चा करते हैं मेहमानों के साथ। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक ऑफिस से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कॉर्पोरेट वर्क कल्चर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के टीम लीडर्स और एचआर मैनेजर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला सामने आते ही टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इन आरोपों को गंभीर और परेशान करने वाला बताया। उन्होंने साफ कहा कि मामले की जांच सीनियर अधिकारियों से कराई जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। टीसीएस ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में दो टूक कहा है कि किसी भी तरह के उत्पीड़न के लिए कंपनी में जीरो टॉलरेंस की नीति है। जानकारी मिलते ही आरोपित कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सवाल सिर्फ एक कंपनी का नहीं है। ये मामला सीधे तौर पर विशाखा गाइडलाइंस और 2013 के पॉश एक्ट की जमीन पर लागू होने पर सवाल उठाता है। यानी कानून तो है, लेकिन क्या काम कर रहे हैं? आंकड़ों के मुताबिक FY14 से FY25 तक पॉश एक्ट के तहत 10,337 यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए। डेटा साफ कहता है कि जागरूकता बढ़ी है, लेकिन जमीन पर कार्रवाई अब भी धीमी है। नासिक का मामला सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हर कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए चेतावनी है। नियम बनाना काफी नहीं, सुरक्षित माहौल बनाना जरूरी है, क्योंकि दफ्तर तरक्की का स्थान होना चाहिए, डर का नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं सुनील गोयल सर, MD ग्लोबल हंट के। बहुत बहुत स्वागत है गोयल सर, गुड इवनिंग आपका भी हमारे शो पे। गोयल सर, पहले इंसल्ट करते हैं, फिर सिंपैथी देकर ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। एक जो क्लासिक मैनिपुलेशन टैक्टिक जिसे कहा जाता है, फिर ऑफिस के एनवायरनमेंट को एक तरह से आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करना। ये अगेन एक सीरियस कंसर्न हो रहा है जिसको लेकर हर कोई चौंका हुआ है। और रिलीजन पर जो डेरिवेटरी रिमार्क्स हैं वो उसकी बहुत सारी लेयर इसमें निकल करके सामने आ रही है। लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण है वो क्या है कि जिसको हम प्रोटेक्टर मानते हैं HR को, वो इसमें परपेट्रेटर है। यानी कि HR मैनेजर का इन्वॉल्व होना एक पूरा का पूरा HR नाम की जो संस्था होती है, जो सिस्टम होती है, उसका फेलियर बताता है। गोयल सर, ये ट्रस्ट डेफिसिट से कैसे कॉर्पोरेट उभरेगा? देखिए, मुझे क्या लगता है कि हर फ्रेमवर्क में चाहे वो कल्चर के लिए हो या रेगुलेशन के लिए हो या वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए होता है, एक ऑडिट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि आप किसी भी चीज को ये मान के नहीं चल सकते कि आपने पॉलिसी लगा दी और ये बाय डिफॉल्ट फॉलो हो रहा होगा। और जब आप ऑडिट मैकेनिज्म उसमें रखते हैं, और मुझे लगता है इस केसेस में इमीडिएट को ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं करके ऊपर कम से कम 3, 4, 5 लेयर हायरार्की इंक्लूडिंग सेंटर हेड तक ये चीजें जानी चाहिए। क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट करना होता है आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है, 6-7 लाख लोग काम करते हैं वहां पे। बहुत लोगों की ड्रीम कंपनी है, लोग लॉन्ग टर्म्स के लिए काम करते हैं, अपनी आधी लाइफ गुजारते हैं वहां पे प्रोफेशनल करियर का। तो मुझे ये लगता है कि अगर जब तक आप इसको एक ऑडिट फ्रेमवर्क में नहीं डालेंगे और 4-5 हायरार्की ऊपर तक अगर आप जाके इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं करेंगे, जैसे कल्चर सेटिंग की बात करी मेरे को पैनलिस्ट ने, कल्चर ये होता है कि किसी को भी ये लगे कि अगर मैंने ईमेल आईडी A पे अगर मैंने कोई कंप्लेन करी है, कोई आंसर नहीं आया तो मैं B पे कर सकता हूँ, और B पे नहीं आया तो मैं C पे कर सकता हूँ, और C पे करूंगा तो जरूर आएगा, वो शायद हेडक्वार्टर चला जाए। तो मुझे लगता है कि हर फ्रेमवर्क में ये जरूरी है कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरे उस सिटी के सेंटर में प्रॉब्लम हो गई बट मेरे मुंबई या दिल्ली के सेंटर में ये प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। जब तक वो फ्रेमवर्क का एक प्रॉपर हायरार्की एस्केलेशन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर मैं एक एंड यूजर हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे A से आंसर नहीं आया तो मुझे B पे जाना है, और B से नहीं आया तो C पे जाना है, और C पे नहीं आया तो शायद ये चेयरमैन तक जा रहा है, कंपनी D तक जा रहा है। तो ये जब तक ये क्लियर कट अगर फ्रेमवर्क नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो देखिए क्या होता है ना, हाइड एंड सीक सिचुएशन में ये ऐसे केसेस अलग अलग तरह के आते रहेंगे। कभी कोई अभी तो हम हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं, अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं, बहुत कोई वर्क प्रेशर की बात आ जाती है। तो मुझे ये लगता है कि हर जगह पे एक एथिक्स एंड कंप्लायंस की जो चीजें होती हैं या जो हैरेसमेंट की चीजें होती है, कोई भी चीज, इसके लिए क्लियर कट, अगर आप आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफिस में भी जाइए तो ऊपर से लेके नीचे के ऑफिसर्स तक के नंबर लिखे होते हैं वहां पे, अगर आप यहाँ से आंसर नहीं आता तो यहाँ जाइए, यहाँ से नहीं आता तो यहाँ जाइए। पर्पस उसका यही है कि अगर हर किसी को ट्रांसपेरेंटली अगर वो कम्युनिकेशन चैनल पता होगा
फ्रेमवर्क ऑडिट होगा तो इस तरह की चीजें मिनिमाइज होंगी या खत्म हो जाएंगी या नहीं होंगी या होने से पहले ही रुक जाएंगी। ये Absolutely. चीजें बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि छोटी कंप्लेन को इग्नोर किया जाता है, हाँ, तो जब वो फटता है तो वो बहुत बुरी तरह फटता बहुत बुरी तरह। है। तो ये ऐसी सिचुएशन, और देखिए उस इसमें सिचुएशन के लिए इंप्रूवमेंट जरूरी है। नहीं, अग्री सर। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला कि इसको स्टैंड अलोन केस के रूप में ना लिया जाए। बहुत सारे इस तरह के केसेस में होता है कि जरा एक ब्रांच में होगा साहब हमारे, अरे लेट इट ट्रीट एज अ इंडिविजुअल मिसकंडक्ट केस, ये सिस्टमिक फेलियर नहीं है, तो इससे बचना होगा। गोयल सर, जो सर ने भी वही बताया कि रिएक्टिव हो जाते हैं हम, लेकिन ये समाधान शायद नहीं है। प्रिवेंटिव अप्रोच के साथ हमें चलना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, ताकि इंसिडेंट बाद होने के, एक इंसिडेंट हो गया उसके बाद एक्शन पर सारा फोकस हो जाता है, वैसी स्थिति आने ही ना दी जाए। इसके लिए क्या करना होगा सर? देखिए, आज के डेट में अगर मैं बताऊं तो लार्जली जो ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस का जो प्रोग्राम्स हो रहा है आज के डेट में, मोस्टली ITES या जो भी न्यू एज, मोस्टली डिजिटल हो रहा है। यानी आपको एक वीडियो चला दिया जाता है, आप उसको वीडियो देखें। आधे टाइम तो लोग वीडियो देखते भी नहीं है। जो आपने भी बोला कि MCQ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं, जो लोग यस नो कर देते हैं, बट उसके ना इम्प्लीकेशंस की एक सोशल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जैसे कई बार कहते हैं ना कि क्राइम होने से पहले अगर क्राइम के का अगर किसी को ये पता जाएगा अगर ये होगा तो इसका आउटकम क्या है, तो शायद वो क्राइम होने के चांसेस कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि उसका आउटकम आप लाउडली बता रहे हैं, क्लियर कट बता रहे हैं, और उसको क्लासरूम, सोशल इंजीनियरिंग, मैं कहता हूं अगर हर सेंटर लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, बिजनेस यूनिट लेवल पे अगर इसको डिजिटल ट्रेनिंग ठीक है, मास लेवल पे आप एड्रेस कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, उसे MCQ क्वेश्चन भी भरवा रहे हैं, बट क्या वो उनके दिमाग में घुस रहा है? लगता है ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो ठीक है, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी आप कर दो उसको। तो अगर आप एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे और उसको बार बार हाईलाइट करके सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आप नहीं बताएंगे कि ये इम्पैक्ट है। देखिए, इसमें मैं बताता हूं कि गवर्नमेंट का कोई ज्यादा रोल नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन का रोल है, ये सेंटर का रोल है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो सेंटर हेड्स हैं, जो पर्टिकुलर सेंटर है, उनका रोल है। एब्सोल्युटली सर, यही बात अग्रवाल सर ने भी कही। यस सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मेरे पास समय की कमी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। और अग्रवाल सर ने कहा भी था, जब तक क्रिमिनलिटी उसमें का एंगल ना हो तब तक गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेयर करना शायद उतना आसान भी नहीं होगा। बट बहरहाल, प्रिवेंशन से ज़्यादा जब डैमेज कंट्रोल पर फोकस हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि काश ये सब पहले ठीक कर लिया जाता। उसी पर हमारी ये केंद्रित चर्चा थी, ताकि नज़ीर ऐसी बने इस केस के बाद कि आगे पुनरावृत्ति इस तरह की घटनाओं की ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।